परम पवित्र मातृभूमि, इस भरत भूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं विनायक पूना से। मैं काल टाइम इस विषय में कुछ कुछ विशेष अध्ययन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, और उस आधार पर बहुत सारे विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मेरे पहले कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो उन्हें पता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मैंने भारतीय काल गणना के आधार पर कुछ एक वॉल क्लॉक बनाया है, जिसे मैंने कालायन ये नाम दिया है। वो ये घड़ी है। तो भारतीय काल गणना की समझ हमारे समाज में निर्माण हो और उसको प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रचारित किया जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो नए सभी हैं उन सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे बाकी के वीडियोस भी कृपया देखें। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इस विषय पर है कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया था कि भारतीय संस्कृति में जितने सारे विषय आते हैं उन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा, संवाद प्रस्थापित करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगा कि उन सभी विषयों में जाने से पहले एक जनरल आइडिया ऑफ टाइम के बारे में, हमारे दिमाग में जो परसेप्शन होता है उसके बारे में एक प्रास्ताविक स्वरूप का एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो इस विषय पर रहेगा। आज प्रत्यक्ष रूप में, व्यवहार में, हम सभी लोग ये कहते हैं कि हम विज्ञान युग में जी रहे हैं। हम ऐसे खुश हो लेते हैं कि हम बहुत प्रगत अवस्था में हैं, लेकिन पुराने ज़माने के, प्राचीन काल के इसी हमारी ही संस्कृति के प्राचीन आविष्कारों के बारे में जब देखते सुनते हैं तो हम खुद ही अचंभित रहते हैं कि भाई, हम कहते तो हैं कि हम बहुत प्रगत अवस्था में हैं, लेकिन ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है कि ये लोग ज़्यादा प्रगत थे हमसे। तो ठीक है, ये डिफरेंस क्या है वो भी आगे डिस्कशन में आएगा। तो अभी फ़िलहाल प्रास्ताविक रूप में मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस तरह है कि हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, जिसे हम प्रगत कहते हैं, पूरी तरह वैज्ञानिक आधारों पर हम चलते हैं। बीच का कुछ पीरियड था जहाँ पर सामाजिक धारणाओं पर चला जाता था। उसके पहले वाला जो पीरियड था वो नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र की कल्पनाओं पर, धारणाओं पर चलने वाला समाज था। उसके पहले वाला समाज था वो तत्वज्ञान के आधार पर, धर्म प्रतिष्ठा के आधार पर चलने वाला समाज था। ये एक जनरल कैटेगराइजेशन हो गया। फिर भी आज की हमारी स्थिति को समझने के लिए ऐसा एक टेम्पररी कैटेगराइजेशन मैं बोल रहा हूँ कि आज का समाज जो चलता है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हो तो कोई भी चीज करने के पीछे, कोई भी कर्म करने के पीछे उसका वैज्ञानिक रीजनिंग, उसके दिमाग में वो वैज्ञानिक बातें क्लियर हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार पर ये चीज़ें हैं, ये मैं कर रहा हूँ, इसका उसे प्रूफ चाहिए होता है। ये पिछले 2-3-4 शतकों में भौतिक विज्ञान ने जो प्रगति की है और उस प्रगति के आधार पर हमारे सामने जो जो साधन और संपत्ति का निर्माण हुआ है, उसका ये प्रभाव है। फिर भी ठीक है, इस मनोभूमिका के आधार पर, इस मनोभूमिका के आधार पर हमें
काल तत्व को जानना है। तो अभी की स्थिति जो है वो पूरे हर चीज़ में हमें भौतिक विज्ञान का संदर्भ चाहिए होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में काल के क्या-क्या किस-किस तरह से देखा जाता है। वैसे इसकी शुरुआत तो मैंने जो पहले मेरे वीडियो में कहा था कि भारतीय संस्कृति में बहुत ही गहनता से, बहुत ही तरलता से, अति सूक्ष्म लेवल तक काल को जाना गया है, पहचाना गया है, देखा गया है। लेकिन अन्य सभ्यताओं में काल को सिर्फ एक इस सृष्टि में होने वाली किन्हीं घटनाओं को या किसी पदार्थ को जानने के लिए आवश्यक एक यूनिट, एक इकाई, एक भौतिक अस्तित्व के रूप में देखा गया है। और उसी सीमा में उसमें भी बहुत ही गहन चिंतन हुआ है, बहुत अच्छे विचार सामने आए हैं। उसी आधार पर विज्ञान की प्रगति भी हुई, भौतिक विज्ञान की प्रगति हुई है। तो शुरू के काल में नैसर्गिक घटनाओं को विश्लेषित करने के लिए समय को समझा गया क्वांटिटी रूप में कि इतने इतने समय में ये चीज़ें घटती है, इतने समय में ये चीज़ें घटती है, इस समय पर ये नैसर्गिक घटना होती है, इस समय पर हम ये करना चाहते हैं। और इस काल के नियोजन के आधार पर व्यक्ति के कर्मों का नियोजन करने के लिए और उसके उपयोगिता के साधन जुटाने के लिए इस काल के ज्ञान का प्रयोग जिसमें किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहा जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये पुरानी बातें सब छोड़ के हम एक वैसे तो पुरानी ही, लेकिन जहाँ से विज्ञान युग का प्रारंभ समझा जाए, ऐसे किसी काल से हम इसकी थोड़ी सी रनिंग कमेंट्री कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल गैलीलियो को पकड़ लिए कि वो विज्ञान के बहुत बड़े संशोधक हुए हैं, भौतिक विज्ञान की अनेक सिद्धांतों को सामने रखने वाले। उनके बारे में एक कहा जाता है वो किसी चर्च में गए थे। वहाँ ये छत पर टंगा हुआ जो होता है ना, मराठी में उसे झुंबर कहते हैं, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, कुछ हॉल को सुशोभित करने वाला जो कुछ छत पे टंगा रहता है उसे क्या बोलते हैं, वो हवा के साथ कुछ आंदोलित हो रहा था, ऑसिलेट हो रहा था। तो गैलीलियो ठहरा वैज्ञानिक आदमी, हर एक चीज का रीजनिंग ढूंढने वाला। तो उनके दिमाग में ये सवाल आ रहे थे कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो उसके नीचे टंगी हुई घंटी के वजन पर डिपेंड करता है, या जो हवा चल रही है उसके झोंके के फोर्स पर डिपेंड करता है, या जो घंटी टंगी हुई है उस धागे की लेंथ पर डिपेंड करता है। इस सब पर उनका कुछ विचार चल रहा था। तो एक टाइम पीरियड में कितने बार ऑसिलेट होता है वो, इसको गिनने के लिए उनके पास रेडी क्लॉक नहीं था। वैसे उन दिनों में क्लॉक की रचना हुई थी, यानी कि क्लॉक इस उपकरण का इजाद तो हुआ था,
लेकिन वो कुछ गिने चुने स्थानों पर था। कोई बड़ा टावर बना के, बड़ा कुछ मैकेनिकल गियर सिस्टम बना के एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे इंस्टॉल कुछ जगहों पर किए गए थे, ऐसे रेडी नहीं थे। तो गैलीलियो के पास भी कुछ रेडी साधन नहीं था, तो उन्होंने अपनी पल्स या हार्ट बीट के आधार पर वो ऑसिलेशन गिना कि इतने पल्स के टाइम में इतनी बार वो ऑसिलेट होता है, और उस पर आगे जाकर कुछ विचार किया, मंथन किया, उस पर कुछ ये एक स्टोरी बताई जाती है, यानी कि सामने घटने वाली घटना किस अ, किस काल में घटती है, उस काल का मेजरमेंट, यानी कि एक मेजरेबल क्वांटिटी के स्वरूप में ही काल को देखा गया है, और उसको अधिक सूक्ष्मतर लेवल तक और अधिक एक्यूरेसी के साथ गिनने की कोशिश। ये इसी दायरे में भौतिक विज्ञान काल को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद का क्लासिकल फिजिक्स वगैरह का जो टाइम है, न्यूटनियन फिजिक्स, उस समय तक अ, काल को मेजर करने के कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके ईजाद हो चुके थे, यानी कि घड़ी कोई भी यूज़ कर सकता था, सेकंड, मिनट, आवर ये डिफाइन हो चुका था। तो कितने आवर्स में कोई नैसर्गिक घटना घटती है या छोटी चीज़ का जैसे उस ऑसिलेशन की तरह कुछ देखना हो तो कितने सेकंड में ऑसिलेट होता है, ये देखना पॉसिबल हो चुका था। तो उस आधार पर कुछ यानी कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ टाइम, ये करने में आसानी हुई थी और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और एक्यूरेसी के साथ हो रहा था। उस आधार पर न्यूटन के बाद 300-350 साल न्यूटनियन फिजिक्स, न्यूटन ने जो लॉज प्रस्तावित किए, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वो बाकी 3 लॉज ऑफ मोशन सभी को पता है, वो ये न्यूटनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स का एरा इसे कहा जाता है। इसके बाद 20वीं 21वीं शताब्दी में उसमें ज़्यादा बहुत ही मूलभूत इन कंसेप्ट्स के बारे में मूलभूत चेंजेस हुए। चेंजेस का माइलस्टोन जिसे समझा जाए वो आइंस्टाइन की थियरी के बाद आते हैं, कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके साथ ही साथ में कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ धारणाएं, कुछ नई नई कंसेप्ट ईजाद होने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग थियरी, इन सभी में काल को और सूक्ष्मता के साथ देखने की कोशिश की गई थी। और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि कितने सूक्ष्म काल की गणना हम कर सकते हैं, तो वो प्लैंक यूनिट होता है, उसे प्लैंक सेकंड और प्लैंक लेंथ ऐसे कहा जाता है। इसकी सूक्ष्मता का आपको अंदाजा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ इतने डिग्री तक, इतनी सूक्ष्मता तक अभी हम काल को और लेंथ को जान सकते हैं। अब ये भी मेरा कहना ये है कि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्वांटम मैकेनिक्स और थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इन सभी में स्पेस के बारे में जो डेफिनेशंस आती है, स्पेस में होने वाली घटनाओं में जो फोर्सेस एक्ट होते हैं, बेसिक फोर्सेस, वो 4 तरह के डिफाइन किए गए हैं। उसमें बेसिकली ज़्यादा ग्रेविटी के बारे में, तो उसमें
स्पेस, टाइम और ये घटनाएं, इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए अलग अलग संकल्पनाएं, अलग अलग धारणाएं सामने रखी गई, और जिसके जैसे रिजल्ट्स मिलते गए उस तरह से नए नए उपकरणों का, नए नए साधनों की निर्मिति पॉसिबल हुई। आज जो हम ये पूरा इंटरनेट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का जो कुछ प्रसार देख रहे हैं, ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं एक जगह बैठकर पूरे जगत में, पूरे इस पृथ्वी पर किसी से भी किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये सब उन डेफिनेशंस की एक्यूरेसी, सूक्ष्मता, नए सिद्धांत, नई धारणाएं और उनके आधार पर नए साधनों का निर्माण, इसी के आधार पर पॉसिबल हो रहा है। तो ये तो बहुत ही प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं हमारे जीवन पर, हमारी विचार शक्ति पर, हमारे लाइफस्टाइल पर। अब इतने इतने सारे उपकरण, इतने सारे साधन, इनके साथ जीने की हमारी एक लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो ये हमें भौतिक विज्ञान ने दिया है। तो ऐसे भौतिक विज्ञान ने जो दिया है, उसी आधार पर जो काल का वर्णन, विश्लेषण होता है, उसी आधार पर हमारी काल के बारे में समझ बनती है, काल का बोध होता है हमें। अब इसे कुछ गलत नहीं ठहरा रहा मैं, ठीक है, भौतिक रूप में जितनी सूक्ष्मता के लेवल तक हम पहुंच पाए उतना अच्छा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह पर्याप्त नहीं है। इससे भौतिक विश्लेषण के आधार पर हम नए नए भौतिक साधनों की उपलब्धि तो हो सकती है हमारे लिए, लेकिन इसे हम पूर्ण ज्ञान के तरफ नहीं बढ़ सकते। ज्ञान से हम समृद्ध नहीं हो सकते। जीवन के जो लक्ष्य है, अब आधुनिक विज्ञान जिसे कॉन्शियसनेस कहता है, वहाँ पर सारी ब्रांचेस निरुत्तर हो जाती है, कोई उत्तर नहीं है। फिर भी ठीक है, यानी कि उत्तर हर किसी के पास हर कोई चाहिए ज़रूरी नहीं है। तो काल के बारे में ये सब विश्लेषण जो है, ये सब हमारी जो धारणाएं हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल उसके आधार पर है, ये हमें मजबूर करती है, इस मर्यादा में ढाल देती है हमें कि किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का भौतिक रूप में ही विश्लेषण होना आवश्यक है, भले ही वो सूक्ष्मतम लेवल का हो, लेकिन विश्लेषण भौतिक रूप का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर समस्या पैदा होती है कि हम हमारी संस्कृति में जो अद्भुत आविष्कार हुए, जो आज के आधुनिक विज्ञान के भी समझ के परे लगते हैं हमें, उन आविष्कारों को समझने में हमें दिक्कत आती है इन धारणाओं की वजह से। अब अभी जो सूक्ष्मतम यूनिट यूज करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्लैंक यूनिट यूज होता है, वो भी अति सूक्ष्म लेवल का है, लेकिन भौतिक इकाई में ही है। अब इस मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूं उसे कुछ इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि समझो हमारा ये शरीर है, ये हम जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं,
सारे कार्यकलाप जिस आधार पर होते हैं, 1 मिनट यहाँ पर मैं हाँ, ये हमारे जागृत अवस्था के बोध में काल होता है, यानी सारे कर्म जागृत अवस्था में जो काल का बोध होता है हमें, उस आधार पर होता है। यानी हाँ, 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 5 बजे ऑफिस छूटेगा तो मैं वहाँ से ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे घर लौटूँगा, इतने बजे रात का खाना खाऊँगा, इतने बजे सोऊँगा, फिर सुबह इतने बजे उठूँगा। ये सब हमारे सारे क्रियाकलापों का नियोजन काल के आधार पर होता है, और ये हमारे जागृत बोध में होता है। और ये जागृत बोध में हमें आसानी हो, इसलिए ये क्लॉक हम यूज करते हैं। जागृत बोध में उस कालखंड का उपयोग हम कर सके, वो जानने के लिए ये क्लॉक का यूज करते हैं। हाँ, इतने बजे करना है, इतने बजे ये चीज करनी है, इतने बजे सोना है, वगैरह। अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं कि सारे कर्म तो ये घड़ी पर हम डिसाइड करते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने सारे चल रहे होते हैं कि हम इन इंद्रियों से कुछ नहीं करते हैं। इतनी सारी घटनाएं शरीर के अंदर घटती रहती है। लीवर फंक्शनिंग होता रहता है, लंग्स फंक्शनिंग होता रहता है, हार्ट फंक्शनिंग होता रहता है, रक्ताभिसरण होता रहता है, श्वास उच्छ्वास चलता रहता है, देखने की क्रिया चलती रहती है, सुनने की चलती रहती है, दिमाग में अनेक अनेक विचारों की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इतने में अगर कोई आपत्तिकारक घटना हो तो यानी कि समझो पीछे से आके कुछ ऊपर से गिर जाए, तो इमीडिएट मेरा शरीर कॉशियस होके यहाँ से भाग जाएगा, ब्रेन डायरेक्शन दे देता है शरीर को हिलने की। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो भी कालबद्ध और लयबद्ध ही होती है, काल के आधार पर ही चलती है। ये तो हमें पता है कि पल्स रेट फिक्स है। हाँ, हर एक का कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, लेकिन एक रेंज में होता है। रक्ताभिसरण, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में चलता रहता है, यानी कि कालगति के साथ चलता रहता है, उसका रिदम फिक्स होता है। श्वासोच्छ्वास का भी रिदम फिक्स होता है। हाँ, वो वेरी होता है। अगर हम ज़्यादा कुछ काम करें, एक्सरसाइज करें, तो उतने में अपनी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जहाँ स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, उसको रिलीज करने के लिए नया नए कुछ पेशिकाएं बनाने के लिए श्वासोच्छ्वास की गति में अंतर हो जाता है, लेकिन उसकी भी रेंज फिक्स है, उसकी कालगति भी फिक्स है। तो ये सब चीज़ें जो काल के आधार पर चलती रहती है, ये तो हम हमारी जागृत बुद्धि से, जागृत बोध से हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो चलती ही रहती है। अब इसे क्या कहा जाए, तो इसे नैसर्गिक गति कहा जाए। निसर्ग नियम है वो कि अब इसका कारकत्व अभी अभी यहाँ किसी के पास हम नहीं देंगे। हाँ, वो नैसर्गिक गति है। उस हिसाब से हर एक जीव में, हर एक वस्तु में उसकी उसकी प्रक्रियाएं चलती रहती है, चाहे आपको इसका बोध हो या ना हो, वो क्रियाएं चलती ही रहती है। यानी इसे हम नैसर्गिक कालगति कहते हैं। इसके आगे थोड़ा एक स्टेप चलते हैं, और कि हमारा ये सारा अस्तित्व, यानी हमारे जागृत बोध अवस्था में होने वाली सारी क्रियाएं, शरीरांतर्गत व्यवस्थाओं में होने वाली
क्रियाएं जो हमारे बोध के बाहर है, हम जान नहीं सकते, हम कमांड नहीं देते उसे, लेकिन ब्रेन में ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है कि ये सब अपनी अपनी गति से चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे अस्तित्व का स्तर है कि जिसके बिना ये सब हो ही नहीं सकता, ये सब चल ही नहीं सकता। वो क्या है? वो है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। अब ये यहां से हम भारतीय विज्ञान विचार या भारतीय काल विचार की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं। अब इसमें से कोई भी पहले गति का डिफरेंस आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं आपके, कि अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि भौतिक रूप में हम कहाँ तक विश्लेषण कर पाए हैं स्पीड का, गति का, काल गति का। काल जब बोलते हैं तब गति इस टर्म को ही काल को समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्पीड वाली, मैक्सिमम गति वाली भौतिक चीज हमें कौन सी पता है? वो है लाइट। कि लाइट से ज़्यादा स्पीड से चलने वाली कोई भी भौतिक चीज़ आज हमें मालूम नहीं है। उसका स्पीड है नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम जिसकी कल्पना कर नहीं सकते व्यावहारिक बुद्धि के साथ। इसलिए हमें उपकरणों की, साधनों की आवश्यकता होती है। वो साधन यानी ये सब हमने नए ज़माने के जो साधन ईजाद किए हैं, वो साधन उस गति पर चलने वाली क्रियाएं देखने के लिए, सूक्ष्म स्तर की भौतिक हलचल देखने के लिए, यानी समझो अणु भी वैसे किसी ने अभी देखा नहीं है, जिसे एटम कहते हैं। वो लॉजिकल स्पेक्यूलेशंस है सिर्फ, कि हाँ, अणु की संरचना ऐसे हो सकती है। अणु में ये एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस का भी कॉम्बिनेशन इस तरह हो सकता है। किसी ने न्यूक्लियस देखा नहीं है। कितनी भी एक्यूरेट प्रिसीजन वाली सूक्ष्मदर्शिका हो, उसे एटम और उसका न्यूक्लियस नहीं देखा जा सकता। ये सब लॉजिकल, प्योरली लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर और उसके रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, भौतिक नियमों के, हमें जो कुछ भौतिक नियम, उसकी कैलकुलेशन की सिस्टम हमने बनाई हुई है, इन सभी आधार पर जो तर्क बनाए जाते हैं, उन तर्कों के आधार पर हम अणु की संरचना आज भी डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियस उसका ऐसे होगा, न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह ऐसे होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का भी कंपोजिशन क्वार्क पार्टिकल्स से बना होगा। ये भी अति सूक्ष्म लेवल तक है, लेकिन फिर भी भौतिक विश्लेषण ही है। तो अब इतने गहन, इतने सूक्ष्म लेवल तक हम कुछ मेजर कर रहे हैं, क्वांटिफाई करके मेजर कर रहे हैं, करना पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें हेल्प करेगी भारतीय विज्ञानों में प्रवेश करने के लिए, हेल्पफुल ही है ये बातें। तो इन बातों को डिनाई करने का कोई उद्देश्य नहीं है, या गैर जरूरी है ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भारतीय आविष्कारों को, शास्त्रों को अगर समझना है तो इसके आगे हमें आना पड़ेगा। बस इतना कहना है कि अब
जो बता रहा हूँ मैं कि भौतिक रूप में सबसे गतिमान जो चीज़ हमें पता है वो है लाइट। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले अभी बताया कि हमारे हाँ, ये बाद में कहता हूँ, ठीक है। इसे कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि समझ लो ये जो मैंने चुटकी बजाई फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट से उस वक्त पर, जिस वक्त मैंने वो चुटकी बजाई, उस वक्त से अगर लाइट उस वक्त, हाँ, ऐसे समझ ले कि ये चुटकी बजाते वक्त मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सूरज। तो यहां से हमें जो सबसे गतिमान चीज मालूम है, लाइट, उसे इस पॉइंट से वो जो चुटकी बजाई वो टाइम जो है, उस टाइम से अगर कोई लाइट का पार्टिकल निकलेगा, कोई फोटोन निकलेगा सूरज की तरफ, तो सूरज तक पहुंचने में उसे अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगेंगे, ये हमें पता है। लेकिन जिस क्षण मैंने सूरज इस शब्द का उच्चारण किया, उसी क्षण इतने मिनट, इतने सेकंड वगैरह नहीं, उसी क्षण आपका या मेरा मन सूरज तक पहुंच चुका है। ये किसी भी भौतिक चीज की गति और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनमें होने वाले प्रक्रियाओं की गति, इनमें डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस, गति का डिफरेंस समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। तो जो हमारा इस शरीर और अंतर्गत अवयवों और अंतर्गत प्रक्रियाओं के अलावा जो अस्तित्व है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त स्वरूप में, उसकी गति तो ये शरीरांतर्गत क्रियाओं की गति से भी कहीं ज़्यादा होती है। मैंने जो अभी एग्जाम्पल में बताया आपको कि लाइट के स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा गति होती है उसकी। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जिस गति से उनका कार्य चलता है, उस गति को समझने के लिए हमें और गहन लेवल तक जाना पड़ेगा, और उसका मार्ग सिर्फ भारतीय विद्याओं में ही है। मेरा कहना यह है कि भौतिक, चाहे जितना सूक्ष्म लेवल तक आप जाओ, आप ये नहीं बता सकते कि मन कितना छोटा होता है या कितना बड़ा होता है। हाँ, किसी भौतिक वस्तु का सबसे छोटा पार्टिकल आप चाहे जितने, अभी इसके आगे भी हजारों साल उसके बारे में संशोधन चलता रहेगा, तो अभी तो सिर्फ क्वार्क पार्टिकल्स मिले हैं। हो सकता है आज से 50 साल बाद कोई थ्योरी ऐसी भी आए कि क्वार्क पार्टिकल और किन पार्टिकल्स से बना है, इसकी भी कोई थ्योरी आएगी। उसके बारे में भी कोई नोबेल लेके नई थ्योरीज और नए साधन, नए उपकरण इंसानियत को देता रहेगा। लेकिन उससे हम काल बोध तक नहीं पहुंच पाएंगे जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, आपका, हमारा, सृष्टि के सभी चीज़ों का। और मुझे लगता है, और भारतीय विचारकों को लगता है, कि परम सत्य को जानना जरूरी नहीं है कि आप उसे ईश्वर ही कहें। जो कुछ परम सत्य है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अन्य कोई चीज हो, चाहे वो मैं स्वतः हूं, परम सत्य क्या है ये जानना, ये ही
परम लक्ष्य है किसी भी जीव का। तो इसके आगे अब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनके व्यापार, इनकी प्रक्रियाएं कैसे चलती है, क्या चलती है, उसमें काल का बोध किस तरह से होना चाहिए, ऐसा भारतीय विचार प्रणाली कहती है। इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ये प्रास्ताविक हुआ कि जो कुछ हम कर रहे हैं अभी भौतिक रूप में, व्यावहारिक लौकिक रूप में, भौतिक विज्ञान के प्रभाव की वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल और थिंकिंग स्टाइल हो गई है, उसकी मर्यादाएं दिखाने के, दर्शाने के लिए ये मैंने प्रास्ताविक स्वरूप का वीडियो बनाया। इसका अगला एपिसोड में कल बनाऊंगा। तो अभी ये वीडियो हुआ है 35 कुछ मिनट का। तो मेरी हर वक्त की कोशिश रहेगी कि 40-45 मिनट तक का वीडियो हो। इसलिए अभी ये वीडियो रोकते हैं, मैं दूसरा वीडियो कल रिकॉर्ड करूँगा इसके आगे का। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे ये प्रयास आगे चलते रहें। ऐसा अगर आपको लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग मुझे हर स्तर पर चाहिए। आपके साथ संवाद प्रस्थापित करने में मुझे खुद को भी आनंद है, आपको भी उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, और ओवरऑल हम पूरे समाज के रूप में और कुछ बेहतर जान सकेंगे, ज्ञान की नई ऊंचाई पर जा सकेंगे। और जो प्रेरणा है हम सब में, एक भारतीय, एक सनातन संस्कृति में जन्मे हुए व्यक्ति के तौर पर हमारी जो प्रेरणाएं हैं कि इस महान संस्कृति को समझा जाए और पुनः व्यवहार में प्रस्थापित किया जाए, उस दिशा में जाने के लिए आप सभी का सहयोग, आपके सहयोग की मैं प्रार्थना करता हूं और अपेक्षा रखता हूं। इसके साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।